तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी कड़प्पू, जिस मूवी से ये बताया जा रहा है कि सूर्या सर का जो कमबैक हो रहा है। ये मूवी एक कमर्शियल मूवी है, तो हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को देखते हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कड़प्पू मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको थोड़ा ब्रीफ दिया जाता है कड़प्पू देव के बारे में। असलियत में पुराने जमाने में हमको दिखाया जाता है घने जंगल में एक कड़प्पू देव की मूर्ति होता है, जहाँ पर अगर गाँव वाले मुश्किल में होते हैं तो कड़प्पू देव की पूजा करते हैं। इनका एक रिचुअल भी होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिर्ची को अच्छे से रगड़ लेते हैं और उसको कड़प्पू देव के ऊपर लगा देते हैं एंड दुआ मांगते हैं। तब वो दुआ पूरा करने के लिए कड़प्पू देव खुद आते हैं। ये एंशिएंट टाइम से होता आया है। फिर हमको प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। तभी हमको ये दिखाया जाता है कि केरला से एक बाप बेटी जो है रात के टाइम पे चेन्नई आए थे। वो अपने बेटी की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे और उनके पास कीमती सामान भी होता है। बेटी का एक किडनी जो है खराब होता है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर दिखाने के लिए वो चेन्नई आए हैं। रात का टाइम था, ट्रेन रुकता है स्टेशन पे। वो लोग सोचते हैं कि अभी उनको बस वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर ये गलत था। वो ट्रेन से उतरते हैं और इधर उधर गाड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उनको गाड़ी तो नहीं मिलता। मिल जाता है कुछ लुटेरे जो कि उन लोगों की बैग को लूट के ले जाते हैं। वो बाप बेटी जो है रोने लगती है। बाप पहले बिलखता है कि ये मेरी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए है, पर चोरों को क्या पता, उनको तो बस पैसे से मतलब है। उधर से वो उस बैग को लेके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो बाप बेटी जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सब कुछ बताते हैं, तो पुलिस उनको ही गलत ठहराता है और ये बताता है रात के टाइम ट्रेन से कौन एक लड़की को लेके उतरता है। मुझे तो लगता है तुम लोगों ने बैग छुपा दिया है, अभी पुलिस से ये डिमांड कर रहे हो कि वो चीज तुमको ढूंढ के दे दे। तब वो बाबा सब कुछ बताता है कि उसके बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनको ट्रीटमेंट कराना है अपनी बेटी की, और उस बैग के अंदर 60 तोला सोना था जो कि बेटी की ट्रीटमेंट में खर्चा होंगे। तब ये एक मेडिकल कंडीशन होता है और ये देखते हुए पुलिस भी बोलती है ठीक है हम ढूंढ के देंगे। तो पुलिस कुछ नामचीन गुंडों को पकड़ के लाती है जो कि ऐसे छोटे मोटे काम किया करते हैं। उसमें से बाबा किसी को पहचान नहीं पाते क्योंकि उन लोगों ने उस रात को मुंह ढक के रखा था। तभी पुलिस अपने तरीके से इंक्वायरी करते हैं और उन लोगों की अच्छे से खबर लेते हैं। तब उनमें से 2 आदमी आगे आता है और ये बताता है कि ये चोरी हमने किया था। तो पुलिस ने सोना जो है रिकवरी कर लिया था, पर सोने की रिकवरी में पुलिस को ये पता लगता है कि 60 तोला नहीं, इधर तो 45 तोला है, 15 तोला गायब है। तो ये सारी बात वो फिर से बाबा को बताते हैं। तो बाबा ये बताते हैं तो इधर से जो 15 तोला है वो कहां पर गया है। तब पुलिस उल्टा उनके ऊपर चढ़ता है और थप्पड़ लगाने की कोशिश करता है, जहां पर उनकी बेटी रोक देती है और ये बताती है कि ये पैसे मेरे लिए और मेरे बाबा के लिए बहुत ही जरूरी है। तब पुलिस ये बताते हैं तुमको तो इतना मिल रहा है ना, क्योंकि ये चोर तो चोरी करके बैठे नहीं रहेंगे, जरूर इसको कोई ना कोई बेचे होंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। बाबा खुद को समझाता है और वही सोना जब लेने की कोशिश करता है, पुलिस ये बताता है ये सोना जो है चोरी का है, अगर तुम ऐसे ही ले लिए आगे जाके ये बताते हो कोर्ट में कि ये सोना जो है तुमको नहीं मिला पुलिस स्टेशन से, तो हम सबकी नौकरी जाएगी। तुमको ये सोना जो है कोर्ट के थ्रू ही वापस मिलेगा, कोर्ट में ये जमा होगा, तुम प्रूफ वगैरह देके ये सोना ले लेना। तब ये बाबा बताते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि बेटी का ट्रीटमेंट कराना है, अगर आप अभी दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। तभी पुलिस वाला ये बताता है कि तुमको बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेबी कनन करके एक लॉयर है जो कि बहुत ही दयालु है और वो आपका पूरा सोना जो है आपको लौटा देगा जल्द से जल्द। अभी बेबी कनन के बारे में बता दूं, ये एक करप्ट लॉयर होता है, पैसे से हर एक चीज को वो खरीदता है, सिस्टम से लेके जज सब कुछ उसका सेटिंग होता है, जहाँ पर पैसे खिला के वो बिलीव करता है दुनिया का कोई भी केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बेबी कनन के पास जब ये लोग जाते हैं, बेबी कनन बताते हैं ठीक है तुमको सोना जो है मिल जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कोर्ट में और एक केस चल रहा था जो कि एक बिस्किट कंपनी का चल रहा था, जो कि एक राइस बिजनेसमैन खुद के पावर से खुद के कब्जे में उस फैक्ट्री को ले लिए थे और वर्कर्स को बाहर कर दिए थे। पर बेबी कनन के लिए ये चीज तो नॉर्मल था, जज से लेकर सबको उसने पैसे खिला के रखे थे, तो वो केस बेबी कनन जीत जाता है और बाबा को भी बेबी कनन ये आश्वासन देता है कि जल्दी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, अब चिंता मत करिए, फिलहाल तो मेरे जो भी जूनियर्स है उनको खाना वगैरह खिला दीजिए। तभी हम देखते हैं कि कोर्ट के कैंटीन में बेबी कनन और बेबी कनन के जितने भी जूनियर्स थे वो पेट भर के खाते हैं बाबा के पैसे पे। फिर हम देखते हैं 1 दिन 2 दिन ऐसे बहुत दिन बीतते जाते हैं और बाबा बस कोर्ट में जाते हैं, डेट के बाद उनको डेट मिलता है और बेबी कनन के जो जूनियर्स थे और वो खुद भी धीरे धीरे अपने एक्सपेंसिव बाबा के ऊपर थोपने लगते हैं। ऐसे करके जो बिल जो है 2 लाख तक पहुंच जाता है। बेबी कनन फिर एक दिन बाबा को आश्वासन ये देता है कि कल तुम्हारा केस का जो है वेयरिंग हो जाएगा और तुमको सारे सोने जो है मिल जाएगा। तो ये होता है। फिर हम देखते हैं उस दिन पुलिस वगैरह सारे रिकवरी करते हुए सोना भी लाता है, उसके साथ 15 तोला सोना ज्यादा भी जो कि मिसिंग थे उधर से। तो उस दिन सब कुछ होने वाला था, तभी जज के कान में आके कोई तो कुछ बोल देता है, फिर से डेट पीछे जाता है और बेबी कनन फिर से बताता है कि मेरे जूनियर्स का ख्याल रखना और मेरा बिल्स भी पे कर देना। बाबा को तब गुस्सा आता है, वो चीख पड़ता है कि आपके सामने तो सोना पड़ा हुआ है, मुझको दे दीजिए, क्योंकि मेरे बेटी को हर रोज उल्टी होता है क्योंकि उसका तबीयत बहुत खराब है। तब जज उसको खड़ी खोटी सुनाता है और बेबी कनन को भी। बेबी कनन को गुस्सा आता है और वो कोर्ट के बाहर जाके बाबा को थप्पड़ लगा देता है और ये बताता है मैं आगे देखता हूँ कि ये केस कैसे तू जीतता है और कौन लॉयर तेरा इस केस को लेता है, तेरी वजह से मेरा इंसल्ट हो गया बहुत बड़ा। बाबा मानो ये दुख सह नहीं पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि कोर्ट के बाहर एक कड़प्पू देव की मूर्ति होता है। बाबा जो है वही पुराने रिचुअल के हिसाब से जो मिर्च होता है उसको अपने हाथ से कूटता है और वो कूटे हुए
हुए मिर्च जो है वो लगा देता है करप्पू देव के ऊपर और ये दुआ मांगता है कि उसका सोना जो है वापस मिल जाए और इन करप्ट लोगों को जो है सजा मिले। फिर उस दिन रात को हम देखते हैं बेबी कन्नन जाता है वही बिस्कुट कंपनी के मालिक के उधर, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पार्टी थ्रो किया था, क्योंकि इतना बड़ा डील जो है बेबी कन्नन ने करा दिया था। तभी हम देखते हैं कि उधर करप्पू देव आता है और हर जगह जो है लाल हो जाता है। करप्पू देव का रोल हमारे सूर्या सर ने निभाया है, वो एक एक करके सारे लोगों को मारते हैं एंड हम देखते हैं कि नरक के अग्नि में वो बेबी कन्नन को जलाने ही वाला था और उसको उसका गुनाह बताते हैं कि इस करप्ट तरीके से ये सिस्टम को तुम चला रहे हो, जो न्याय तुमको देना चाहिए वो न्याय तुम नहीं देते हो, जबकि तुमने काला कोट न्याय की वजह से पहना है। तब हम देखते हैं बेबी कन्नन ये बताता है कि इतना आसान नहीं है, अगर आपको मुझे मारना है तो मार डालिए, पर मेरे जैसे और भी आपको कोर्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो इसको जड़ से मिटाना तो कोई भी केस आप कोर्ट में जाइए और बिना रिश्वत के लड़के दिखाइए और जीत के भी, इस केस को भी आप बिना रिश्वत के जीत के दिखाइए। करप्पू देव को तब लगता है इसको इसके भाषा से ही जवाब देना पड़ेगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं बाबा और बेटी फिर से और एक लॉयर ढूंढ रहे थे जो कि बेबी कन्नन के खिलाफ इस केस को लड़ सके और उनको सोना मिल सके। तब कोई भी केस लेने के लिए तैयार नहीं था। तभी हम देखते हैं कि करप्पू देव खुद आते हैं, वो भी लॉयर के वेश पे, और खुद को सर्वनंद बताते हैं और वो केस लेने के लिए राजी हो जाते हैं। और कोर्ट में जाके जब पिटीशन देते हैं वो देखते हैं कि पिटीशन देने वाला जगह जो है मछली बाजार होकर बैठा हुआ है, जहाँ पर सारे लोग पिटीशन दे रहे थे, वो भी उधर घूस खिला रहे थे। तब जैसे तैसे वो पिटीशन जमा देते हैं कोई भी पैसा ना खिलाए बिना, और देखते हैं कि सेम केस के लिए और भी 3 लॉयर उन्होंने असाइन करके रखे थे। असलियत में ये जो 3 लॉयर्स है वो बेबी कन्नन के थे। वो ये चाहते थे कि फ्री में इनका केस लिया जाए और वो केस ऐसे ही चलता जाए। तब हम देखते हैं जो जज होता है वो बोलता है कि एक केस के लिए 4 लॉयर कैसे हैं, आप लोग आपस में बातचीत कर लीजिए कि कौन इस केस को लीड करेगा, क्योंकि इधर जो जज भी मिला हुआ है इन सबके साथ। फिर हमको कोर्ट के बाहर दिखाया जाता है एक औरत को जो कि आती है और ये बताती है कि उनके ऊपर लोकल एमएलए ने जो है मॉलेस्टेशन किया है और ये केस बहुत टाइम से वो करना चाहती है पर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके ऊपर दबाव आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि बेबी कन्नन आते हैं और ये बताते हैं ये केस जो है तुम विड्रॉल कर लो, नहीं तो एमएलए साहब के लोग जो है तुमको जीने नहीं देंगे। तभी हम रेड्डी को देखते हैं जो कि एमएलए साहब का खास होता है, वो ये बताते हैं कि ये रहा तुम्हारा केस का पेपर, अगर कोई लॉयर इधर से लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, तुमको मैं एक मौका देता हूँ। पर कोई भी लॉयर नहीं था कि आगे आके उस केस पिटीशन को ले ले और कोर्ट में जाके लड़े। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ दूर से करप्पू देव देख रहे थे पर वो नहीं जाते आगे क्योंकि उनको इसी केस को जीतना था। फिर हमको कोर्ट में प्रीति को भी दिखाया जाता है जो कि एक लॉयर होती है, वो भी इन बाबा और बेटी की मदद करना चाहती है। पर जब उन्होंने देखा कि सर्वनंद मतलब करप्पू देव ने इस केस को उठाया है तो सर्वनंद से वो अच्छे से बात करते हैं और ये बताते हैं पहले तो बेबी कन्नन के जो लॉयर्स है उनको उधर से हटाना पड़ेगा। तो प्रीति सर्वनंद को उधर लेके जाते हैं। पहले तो सर्वनंद अच्छे से उनसे बात करते हैं, केस से हट जाने के लिए बोलते हैं कि इनके लिए ये सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनका है। पर ये जब नहीं सुनते तब करप्पू देव अपना पावर दिखाते हैं और पूरा समय को रोक देते हैं और एक एक करके इनके पास जो भी पेपर्स थे वो फाड़ना शुरू हो जाता है। पर ये दूर से छुप के देख रहा था बेबी कन्नन और वो करप्पू देव को ये बताते हैं कि तुमको अपने पावर्स को एकदम यूज नहीं करना, तुमको एज ए ह्यूमन बन के इस केस को लड़ना है, रिश्वत ना दिए बिना, कोई भी चीटिंग ना करे बिना, क्योंकि ये हमारा साम्राज्य है और तुमको इधर ऐसे ही चलना पड़ेगा कि अपने पावर का वो कोई भी यूज नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कोर्ट का हियरिंग खत्म हो जाने के बाद जब वो घर लौटने लगे थे उनके साथ प्रीति भी होती है और वो बाबा और बेटी भी। तब रेड्डी के लोग उधर आते हैं और सर्वनंद को समझाने की कोशिश करते हैं और गालियां देते हैं। प्रीति को लगता है कि अब तो इनका खेल खत्म है क्योंकि सर्वनंद का रूप जो है वो प्रीति भी देख चुकी थी। जब समय रोक लिया गया था तब करप्पू देव ने प्रीति को अपना अवतार दिखाया था। तब प्रीति सोचती है कि वो तो भगवान के साथ बैठी हुई है, भगवान इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। पर हम देखते हैं कि करप्पू देव जो है वो चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि उसको बेबी कन्नन को गलत साबित करना था। वो चुपचाप ये सब कुछ सहते हैं और उधर से उतर जाते हैं। रात में हम देखते हैं बाबा की बेटी जो है वो करप्पू को ये बताती है मुझे लगता है कि इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व है क्योंकि जो लोग थे जिन्होंने हमसे ये सब कुछ चुराया था वो पुलिस से कुछ तो बातें कर रहे थे और हमको ये भी पता चला कि बेबी कन्नन पुलिस को कुछ बोलने पे वो 15 तोले सोने जो है वो बाहर आ चुके थे, तो पुलिस भी इस पे इन्वॉल्व है। तभी करप्पू बताता है मैं ये सब कुछ कोर्ट में अगले दिन पेश करूंगा और हमारे लिए ये कोर्ट का राय होगा। तो कोर्ट में जाकर करप्पू सब कुछ बताता है और ये बताता है आपके सामने अभी पूरे सबूत है माय लॉर्ड, आपको ये केस इन बाबा और बेटी के लिए देना ही पड़ेगा। और इस बात पे जज को गुस्सा आता है और ये बताता है जज मैं हूँ या तुम हो, मैं सुनाऊंगा राय। और इसी के साथ जज ये भी बोलते हैं ये जो सोना है इनका कोई रसीद है इनके पास, इनको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये सोना इनका है। और इसके साथ वो ये भी बताते हैं तुम्हारे जो क्लाइंट है उनकी बेटी क्या कपड़े पहन के कोर्ट में आए हैं, ये कपड़े कोर्ट में आने लायक नहीं है। और ये बात सुन के उसकी बेटी ये बताती है कि मुझे एक डिजीज है, मुझे इसलिए ये कपड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि मुझे बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और मेरे कपड़े से इस केस का क्या लेना देना, आप सारे लोग इस केस में मिले हुए हो। और इस बात पे जज को गुस्सा आता है और उसके बेटी को एक दिन के लिए जेल में रहना पड़ता है। पर रात में उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर ने ये बताया कि 90% किडनी जो है उसकी खराब हो चुकी है। बेबी कन्नन को सब कुछ बाबा बताते हैं पर बेबी कन्नन को दया नहीं आता। वो ये बताता है कि अगले दिन कोर्ट में मुलाकात होगी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब कोर्ट में हियरिंग वगैरह चल रहा था तभी हॉस्पिटल से ये खबर आता है कि बाबा की बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि बेबी कन्नन के लॉयर जब ये सब कुछ पूछ रहे थे बाबा तब टेबल में रखे हुए सारे गोल्ड जो है उनकी तरफ फेंक मार
आते हैं और ये बताते हैं मेरी बेटी तो जिंदा नहीं बची, और वो रोने लगते हैं। करप्पू के आंखों में भी जो है आंसू था, मतलब गॉड रो रहा है। बेबी कन्नन फिर करप्पू को ये कोसता है और ये बताता है देखा ना, सही रास्ते पे चलने पे इस दुनिया में तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज वो लड़की जिंदा नहीं है तुम्हारे वजह से करप्पू, तुमने ही उस लड़की को मारा है। फिर रात के टाइम पे हम देखते हैं रेड्डी के आदमी फिर से उस महिला को तंग करने लगी और उसको और एक चांस देते हैं और ये बताते हैं ये रहा तेरा केस का पेपर, कोई भी लॉयर अगर हो कि एमएलए साहब के खिलाफ तेरे लिए वो केस लड़े तो मैं मान जाऊंगा। और वो कोर्ट पेपर नीचे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि करप्पू जो है उस पेपर को उठाते हैं और एक एक करके रेड्डी के सारे लोगों को कूटते हैं बहुत तबीयत से, और वो केस अभी ये लड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि प्रीति के सपने में जो है वो करप्पू देव आते हैं और इस केस के बारे में वो बताते हैं कि ये केस तुमको लड़ना पड़ेगा। तो अगले दिन प्रीति उस केस के पेपर को ले लेते हैं और प्रीति कोर्ट में इस लड़की के लिए वो केस को लड़ेगी एमएलए साहब के खिलाफ। और दूसरी तरफ बेबी कन्नन ये बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये मोलेस्टेशन कब हुआ था। वो बताती है कि 2016 में, और अभी 5 साल बीत चुके हैं, तुम अभी क्यों इस केस को फिर से रीओपन करना चाहते हो, तो तुम 5 साल पहले ही करते। वो बताती है कि बार बार मुझे धमकाया गया, मुझे डराया गया, मेरी फैमिली को मारने की कोशिश किया गया, पर अभी मैं हिम्मत जुटा के आई हूँ। तभी हम देखते हैं बेबी कन्नन ये बताता है मेरा जो क्लाइंट है वो अच्छे से चल भी नहीं पाता, उसके पैर में प्रॉब्लम है। पर तब मानो कुछ होता है, डिफेंस में जब वो सब कुछ बोल रहा था वो सब कुछ उलट जाता है और धीरे धीरे वो सारा सच्चाई बोलने लगा था कि असलियत में उस एमएलए ने ये सब कुछ किया है, इस लड़की को मोलेस्ट भी किया है और उसी के साथ बहुत सारे अलग अलग गुनाह भी उसने किया है। जज शॉक हो जाता है कि बेबी कन्नन क्यों सच्चाई बता रहा है। तब करप्पू अपना खेल चलता है और उसके साम्राज्य में अभी सारे लॉयर जो है सच बोलेंगे। तब हम देखते हैं जज ये बताता है कि इसको जो है कोर्ट के बाहर लेके जाओ, क्योंकि थोड़ी देर अगर रुकता तो वो भी फंस जाता। तब हम देखते हैं बेबी कन्नन बाहर जाता है और देखता है कि उसके सारे लॉयर दोस्त भी अभी सच्चाई बोलने लगे थे। करप्पू फिर उसके सामने आता है और ये बताता है तूने ही बोला था कि ये तेरा साम्राज्य है, पर अब से ये करप्पू का साम्राज्य है और इधर सारे लोग सच्चाई बोलेंगे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि कोर्ट में और हर जगह जो है लोग सच्चाई बोलने लगे, लोगों में जो हिंसा खत्म होने लगी और लोग धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि जो लोग गुंडाई करने के लिए गए थे वो लोग खुद उस घर में बैठ के चाय पी के हुए आते हैं, जो लोग दंगा करने वाले थे वो लोग दंगा छोड़ के जो है पढ़ाई करने लगे थे। फिर एक एक करके हम देखते हैं कि शहर से जो है बुराई खत्म होने लगा था, पुलिस स्टेशन कोई जाता नहीं था, कोर्ट एकदम खाली हो चुका था। मतलब करप्पू के राज में जो है सारे लोग अभी खुशी से रहेंगे, ये करप्पू का राज है। और ये देख के बेबी कन्नन को बहुत ही गुस्सा आता है। बेबी कन्नन को लगता है कि ये सब कुछ शुरू हुआ है उस बाबा से, क्योंकि उस बाबा ने मिर्च रगड़ के करप्पू देव के ऊपर लगाया था, तो अगर वो मूर्ति उधर से हट जाए तो करप्पू देव भी उधर से हट जाएगा। वो अपने लोगों को भेजता है उस मूर्ति को तोड़ने के लिए, पर उधर करप्पू पहले से ही मौजूद थे और उन लोगों को वो बहुत पीटता है। तब बेबी कन्नन सोचता है कि शहर के दूसरे छोर पे अगर वो चला जाता है और शहर को पार कर जाता है तो करप्पू देव को कभी उधर कोई पूछेगा नहीं, तो उधर वो अपना साम्राज्य जो है फिर से फैला सकता है। तो वो कोर्ट तोड़ने की बात करते हैं अपने लोगों से और रातों रात कोर्ट को तोड़ देता है। तभी उस कोर्ट को तोड़ने की वजह से जज उस पत्थर के नीचे आके मर जाता है, क्योंकि बेबी कन्नन ने कोर्ट में ब्लास्ट कर दिया था। कोर्ट धमाके से उड़ गया था। फिर एक राय सुनाया जाता है जहाँ पर कोर्ट उधर से शिफ्ट होगा दूसरी जगह, पर दूसरी जगह करप्पू देव की कोई पावर नहीं होता। पर हम देखते हैं अगले दिन जब कोर्ट में सुनाई होता है उस महिला की, कोर्ट रूम में जज फाइल खोलते ही वो राय दे देता है उस लड़की के लिए और ये बताता है कि एमएलए साहब जो है दोषी है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोर्ट के बाहर जो है करप्पू देव का फिर से और एक बड़ा मूर्ति है, क्योंकि रातों रात प्रीति और एक बाबा आके उधर करप्पू देव की मूर्ति जो है वो स्थापन कर जाते हैं। बेबी कन्नन जो है इधर भी हार जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है प्रीति और बाकी लोग जो है कोर्ट में गेट टुगेदर कर रहे थे, जहाँ पर बेबी कन्नन और उसके सारे लोग उधर आ जाते हैं। वो बोलते हैं करप्पू देव तुझ में अगर इतना ही पावर है तो इन सबको तू मरने से रोक के दिखा। वो एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं करप्पू देव जो है सिंघम के अवतार पे आते हैं और लोगों को बचाते हैं। फिर वो अपने असली रूप में आते हैं और इन सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी के साथ करप्पू मूवी का एक्सप्लेनेशन जो है वो खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये मूवी? ये मूवी एक कमर्शियल मूवी है और धीरे धीरे ये मूवी हिट की तरफ बढ़ रहे हैं। डेली 40-50 करोड़ ये मूवी कमा रहे हैं। सूर्या सर का तो कमबैक इस मूवी से हो गया, पर वीडियो को देखते ही आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सिया।